मूवी की शुरुआत होती है और हम तड़कता भड़कता रोमांटिक माहौल देखते हैं। और ये है हमारा हीरो गु जियांग, जो कि बहुत ही ज्यादा जुनूनी रोमांटिक मूड में है। और ये है हमारी प्यारी सी हीरोइन जिसका नाम है मिंग यू। और मिंग यू को उसी के फादर ने ड्रग देकर गु जियांग के कमरे में भेजा है, क्योंकि गु जियांग एक बहुत ही रिच पर्सन है और उसने अपना पूरा गु एम्पायर अपने दम पे बनाया है। और मिंग यू के फादर मिस्टर मिंग ने जियांग से 80 मिलियन का कर्जा लिया था बिजनेस के लिए, लेकिन उनका बिजनेस फेल हो गया और अपना कर्जा पटाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को मोहरा बनाया है। और मिंग्यू विदेश में थी और ये जानते थे कि मिंग्यू इस काम के लिए कभी नहीं मानेगी, इसीलिए उसको झूठ बोल के विदेश से बुलाया और उसे ड्रग दे दिया। और इनका प्लान ये है कि जब ये मिंग्यू को रूम में भेज देंगे, उसके थोड़ी देर बाद अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाएंगे और फिर अपनी बेटी को बचा लेंगे और गु जियांग को ब्लैकमेल करके अपना 80 मिलियन का कर्जा माफ करवा लेंगे। और ये जानते थे कि इनकी बेटी इनकी इस प्लानिंग में संग नहीं देगी, इसीलिए उसको ड्रग दे दिया। और मिंग्यू बार बार जियांग को रोकने की कोशिश कर रही होती है और मन में कह रही होती है, रुक जाओ, ये सारा मेरे पापा का प्लान है, वो तुम्हें ठगना चाहते हैं। लेकिन जियांग नहीं मानता और मिंग्यू से ऐसे प्यार कर रहा था जैसे कि सारा से उसका इंतजार कर रहा हो। और अब मिंग्यू की आंख खुलती है और इसे जियांग के लिए बुरा लग रहा होता है कि मेरे डैड इतने हैंडसम आदमी को अपना कर्जा पटाने के लिए ठगना चाहते हैं। और चुपचाप से उठकर जाने लगती है, लेकिन जियांग इसको पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो, चलो हम साथ चल के नहाते हैं। और मिंग्यू कहती है, नहीं मुझे जाना है। और जियांग कहता है, क्यों, क्या तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई, तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी है। और फिर से मिंग्यू के साथ इंटीमेट हो जाता है। और मिस्टर मिंग यहाँ पर मुर्गा बन के बैठे हुए थे, क्योंकि जब ये रात में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आए थे, तभी जियांग के आदमियों ने इनको धर दबोचा था। और अब जियांग इनसे कह रहा होता है, तुमने जानबूझकर अपनी बेटी को ड्रग देके मेरे रूम में भेजा, मेरे पास सारा सबूत है, तुमने अपने कर्जे की वजह से अपनी बेटी को मोहरा बनाया, सच में मिंग्यू बहुत ही बदकिस्मत है। और मिस्टर मिंग बोलने के लिए फड़फड़ा रहे होते हैं और अब इनके मुंह से कपड़ा निकाला जाता है और ये कहते हैं, जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो तुम मेरे प्लान में क्यों फंसे। और जियांग कहता है, मैंने अपना गू साम्राज्य जीरो से शुरू करके अपने दम पे बनाया है, ये मेरी दुनिया है। और अपना साम्राज्य और अपनी दुनिया बनाने के लिए मैंने बहुत सारी परेशानियां भी झेली हैं, कठिनाई देखी हैं, लेकिन कभी किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। और मिस्टर मिंग कहते हैं, तुम सब कुछ पहले से जानते थे, तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने मेरी बेटी के संग सोने के लिए किया था। और जियांग कहता है, ऑफ कोर्स मैंने उसी के लिए किया था। और अब मिस्टर मिंग भड़क जाते हैं और जियांग को जी भर के गालियां दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ नहीं लिया होता तो मैं कभी भी अपनी बेटी के संग वो सब कुछ नहीं होने देता, भले उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ती। और अब जियांग इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है और इनसे कहता है, जबकि आपको अपनी बेटी की इतनी परवाह है तो आप 80 मिलियन और अपनी बेटी में से किसी एक को चुन सकते हैं। और यहाँ पर मेंगू की आंख खुलती है और जियांग नहीं होता और ये देखकर ही घबरा जाती है, कहीं मेरे डैड अपनी घिनौनी चाल में कामयाब तो नहीं हो गए और उस मासूम को जेल भिजवा दिया। और तभी अपनी चाल के मुताबिक ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और जियांग बहुत ही मासूम बन के बैठा होता है और मिस्टर मिंग पूरे विलन बने होते हैं और उसे धमकी दे रहे होते हैं, तूने मेरी बेटी के संग जो कुछ भी किया है मैं तुझे इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। और मिंगी को जियांग के ऊपर बहुत ही तरस आ रहा होता है, अपने फादर के ऊपर चिल्ला पड़ती है और धीरे से कहती है, आप बहुत घिनौने हैं। और भोला भोला बनते हुए जियांग कहता है, मिस मिंगी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और ये मन में कहती है, मुझे पता है तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम जैसे भोले भाले और प्यारे इंसान को मेरे डैड ने फंसाया है। और मिस्टर मिंग जियांग से कहते हैं, तुमने मेरी बेटी के संग जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उसके लिए जेल भेज दूंगा। और चिल्लाकर मिंगी कहती है, इसने मेरे संग जबरदस्ती नहीं की, मैं इसके साथ अपनी मर्जी से सोई थी। और मिस्टर मिंग कहता है, क्या कहा। और मिंगी के ऊपर हाथ उठाने वाला था और फिर ऐसे होश आता है और ये रुक जाता है। और मिंगी जियांग को प्यार से सहला रही होती है और मन में कह रही होती है, अपने डैड की गलती को मैं सुधारूंगी, इस मासूम को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और जियांग इससे कह देता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और जियांग की बात सुनकर मिंगी चौंक जाती है और मिंगी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर मिंग कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने विदेश वाले बॉयफ्रेंड के लिए इसकी बात ना माने, मुझे और गुस्सा दिखाना होगा। और फिर जियांग से कहते हैं, तुमने मेरी बेटी से जबरदस्ती की और तुम्हें लगता है कि तुम उससे शादी करके सजा से बच जाओगे, नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगा। और जियांग और भी ज्यादा बेचारा बनने की एक्टिंग करने लगता है और ये सब देखकर मिंगी मन में कहती है, ये सब जो कुछ हुआ है इस सब में यही सबसे ज्यादा मासूम और बेकसूर है, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और अपने फादर से कह देती है, मैं इससे शादी करूंगी। और इसी के साथ ही ये दोनों अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ बहुत ही अच्छी एक्टिंग के लिए जियांग मिस्टर मिंग को एक कार्ड देता है और नौटंकी आवाज बाप कहने लगता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तो मुश्किल में डाल दिया। और कार्ड को जेब में रख लेता है और मिंगियो को इस तरह से देखकर जियांग मन में कह रहा होता है, ये रात भर ऐसी बैठी रही है, क्या ऐसे मुझसे शादी करने के लिए पछतावा है। और मिंगियो मन में कह रही होती है, मुझे जल्द से जल्द उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, मैं डैड को उस मासूम को और परेशान नहीं करने दूंगी। और मिंगियो के पास आकर जियांग कहता है, कल तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, तो क्या तुमने झूठ बोला था। और मिंगियो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ हमें अभी जाकर मेरा सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। और फिर ये दोनों मेरा सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मिंगियो के साथ मेरे सर्टिफिकेट लेकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उस पल को याद करने लगता है जब जियांग कुछ भी नहीं था
और अपनी जिंदगी में कुछ बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। और एक आदमी इसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और कह रहा होता है, तू मेरे मालिक को टक्कर देना चाहता है, और इससे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मांग रहा होता है। तभी मिंगी ये सब कुछ देख लेती है और आगे बढ़ के जियांग की हेल्प करती है और एक गंदा सफाई करने वाला डंडा उठाकर इस आदमी के मुंह में मार देती है और फिर गालियां दे देकर इस आदमी को बहुत मार रही होती है। और जियांग इसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है और इसे पहली नजर में ही मिंगी उसे प्यार हो जाता है और उसके बाद से ही मिंगी को ढूंढ रहा था और मन में कह रहा होता है, भले तुम सब कुछ भूल गई हो, मुझे तुम्हें अपना बनाना था, फिर भले ही उसके लिए मैंने गलत रास्ता क्यों ना चुना हो। और मिंगी मन में कहती है, फाइनली मैंने इस मासूम को अपने डैड की चाल से बचा लिया। और अब जियांग से कहता है, मैं तुम्हें दहेज में 6 पेटी सोना भर के दूंगा। और मिंगी उससे कहती है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकती। और ये कहता है, क्यों नहीं, आखिर पति का पैसा पत्नी के लिए ही होता है। और इसकी बातें सुनकर मिंगी कहती है, आखिर तुम मेरे संग इतने अच्छे क्यों हो। और जियांग कहता है, मैं इससे भी ज्यादा तुम्हारे संग अच्छा व्यवहार करूंगा, जिससे कि अगर तुम्हें सच का पता भी चल जाए कि मैंने तुम्हें पाने के लिए किस तरह का खेल खेला है, तब भी तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। और यहाँ पर माँ जियांग के लिए एक से कम एक खानदानों की लड़कियों की फोटो देख रही होती हैं और डैड को उनके बारे में बता रही होती हैं। और उनकी बातों से डैड के कान पकड़े होते हैं और इनसे कहने लगते हैं, हमारा एक ही बेटा है, तो क्या तुम इन सबको उसकी बीवी बनाना चाहती हो। और माँ कहती है, मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम और रिच है, वो बस अपनी एक उंगली हिलाएगा और हजारों लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ेंगी। और उनकी बातें सुनकर डैड कहते हैं, हाँ, हजारों लड़कियां टूट पड़ेंगी, क्योंकि कचरे के ढेर के आसपास हजारों मक्खियां मंडराती रहती हैं। और उनकी बातें सुनकर माँ चिढ़ जाती है, लेकिन फादर अब भी नहीं मानते और कहने लगते हैं, हमारे बेटे में सिर्फ एक अच्छी चीज है, उसका चेहरा। उसके अलावा सबको पता है कि वो कितना बड़ा बेरहम और प्लेबॉय है। ऐसे में कोई भी ढंग की लड़की उससे शादी क्यों करना चाहेगी। और मुझे तो लगता है मेरा दादा बनने का सपना मेरे साथ कवर में ही चला जाएगा। और फादर की बातें सुनकर माँ को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी ये मेड्स को कुछ सामान ले आते हुए देखती है और इन्हें अपने पास बुलाकर पूछने लगती है, ये सब क्या है। और मेड कहती है, ये सामान मालिक की पत्नी का है। और ये बात सुनकर लोग चौंक जाते हैं। डॉट कहने लगते हैं, कौन सी पत्नी। और हेल्पर बताती है कि वो मिंग परिवार की बेटी है। और ये बात सुनकर माँ कहने लगती है, मिंग परिवार वही ना जो दिवालिया हो गया और मेरे बेटे से 80 मिल का कर्जा लिया था। और इन्हें गस्त आ रहे होते हैं और इनकी हरकतें देख देख कर डट कहने लगते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। मुझे तो इस बात की खुशी है, मेरे बेटे ने किसी लड़की से शादी कर ली, उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है और फाइनली मेरे दादा बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन माँ भड़क रही होती है, अगर वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई तो मैं उसकी खाल धेड़ दूंगी। और इनकी बातें सुनकर मिंगियो कहती है, चाचा चाची आप किस चुड़ैल की बात कर रहे हैं। और जियांग इससे कहता है, चाचा चाची नहीं, माँ पापा कहकर बुलाओ। और माँ कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए अपना सारा गुस्सा अपने पति के ऊपर निकाल ली होती है। लेकिन डैड बहुत खुश होते हैं कि इनकी बहू इतनी सुंदर है, वरना मुझे तब तक यही लग रहा था कि मेरे बेटे को लड़कों में इंटरेस्ट है। और बाप बेटे एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं और उनका इशारा देखकर माँ इनकी बातें समझ जाती है और चढ़कर कहने लगती है, जरा देखो इसको, कितनी पतली कमर है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी ही सेड्यूसिव है। हालांकि माँ तो मिंगू की बुराई कर रही होती है, लेकिन मिंगू इनकी बातों को तारीफ समझ लेती है और तारीफ के लिए इन्हें शुक्रिया बोल रही होती है। लेकिन अपनी माँ की बातें समझकर जियांग कहता है, माँ तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपका बेटा इतनी सुंदर लड़की के लायक नहीं है और मुझे किसी साधारण सी गोल मटोल लड़की से शादी करनी चाहिए थी। और माँ कहती है, इसकी तारीफ कौन कर रहा है, ये तो एक दिवाले परिवार की लड़की है और जरूर इसने तुमसे शादी करने के लिए कोई चाल चली है। और उनकी बातें सुनकर मिंग्यू कहती है, सच में कितनी चालाक है, एकदम सही अंदाजा लगाया है। और माँ कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए जियांग कहता है, हमने शादी कर ली है और जो भी मेरी पत्नी की बेइज्जती करेगा, इसका मतलब ये है कि वो मेरी बेइज्जती करेगा। और मैरिज सर्टिफिकेट देखकर डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं, अनाउंस करते हैं, मैं एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी दूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मेरी बहू कितनी ज्यादा सुंदर है। और माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। और जियांग अपनी बीवी को लेकर कमरे में चला जाता है और माँ कहती है, इसने मेरे बेटे के ऊपर जरूर कोई जादू किया है, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और मैं इसे किसी भी कीमत पर घर से निकाल के रहूंगी। और जियांग ने अपनी फर्स्ट नाइट के लिए कमरे को बहुत ही अच्छा सजाया होता है और मिंग्यू से कहता है, सब कुछ अचानक ही हो गया, हमने अचानक शादी कर ली, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे मैं बस यही इंतजाम कर पाया, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। और मिंग्यू मन में कहती है, ये मेरे साथ कितना अच्छा है और मेरे डैड इसको फंसाना चाहते थे। और अब जियांग अपना प्रोग्राम शुरू करता है और इसके संग रोमांटिक हो रहा होता है, लेकिन ये मना कर रही होती है और कहने लगती है, हमने कल ही तो किया था। और जियांग से डीपली किस करते हुए कह रहा होता है, आखिर कौन सा आदमी है जो एक बार में तृप्त हो जाता है। और मिंग्यू कहती है, मैंने कल से नहाया नहीं है, मैं पहले नहा लेती हूँ। लेकिन ये नहीं मानता और कह रहा होता है, मैंने रास्ते भर खुद पर बहुत कंट्रोल रखा है, लेकिन अब मैं नहीं रोक सकता। अरे दोनों बाहर कान लगाकर इन दोनों की रोमांटिक बातें सुन रहे होते हैं और डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब इन्हें इनके पोते पोतियां खिलाने को मिल जाएंगे। और माँ खिसिया रही होती है, इस तरह से तो मेरा बेटा बहुत थक जाएगा। और फादर कहते हैं, थक जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा उसे खा ही जाएगा।
और अब सुबह 5 बजे घर में शोर होने की वजह से मेंग्यू की आँख खुल जाती है और जियांग से कहता है माँ एक्सरसाइज कर रही है। और मेंग्यू कहती है सच में माँ का लाइफस्टाइल सेहतमंद है। और इसकी बातें सुनकर जियांग मन में कहता है पगली वो इस सब कुछ तुझे परेशान करने के लिए कर रही है। और माँ मस्त तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए 2 चम्मच हाथ में लेकर डांस कर रही होती हैं। और अब फादर आते हैं और कहने लगते हैं तुम ये सुबह सुबह क्या कर रही हो और इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है। और माँ कहती है ये कछुए का सूप मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है जिसे मैं घंटों से पका रही हूँ ताकि इसे पीकर मेरे बेटे की वो ताकत वापस आ जाए जो मेरे बेटे ने उस लड़की को खुश करने के लिए खर्च कर दी। और फादर कहते हैं म्यूजिक की आवाज कम कर लो वरना इसकी आवाज से बहू जग जाएगी। और माँ कहती है बहू कैसी बहू जो अभी तक सोकर नहीं उठी, अपनी सास को नमस्ते नहीं किया और ना ही हम लोगों के लिए नाश्ता बनाया। और पीछे से जियांग आकर म्यूजिक को बंद कर देता है और कह देता है आज के बाद घर में सुबह सुबह इतनी तेज आवाज में म्यूजिक बजाना अलाउ नहीं है। और माँ कहती है देखा ऐसे मैं घंटों से इसके लिए कछुए का सूप पका रही हूँ और ये अपनी बीवी के लिए मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। और कछुए का सूप सुनकर जियांग जल्दी से उसे बड़े से बाउल में डालने लगता है और माँ से कहता है अगर आपके पास सुबह सुबह कोई काम नहीं है तो आप कोई नौकरी कर लें या फिर एक कुत्ता पाल लें और एक कुत्ता काम है तो 10 कुत्ते पाल लें और उन सबका ख्याल रखें और सुबह सुबह उन्हें टहलाने के लिए ले जाया करें। और इसकी बातें सुनकर माँ कहती है तो कुत्ता टहलाना चाहता है या फिर अपनी माँ को। और उस लड़की के लिए एक रात में ही अपनी माँ को भूल गया और किस तरह से बात कर रहा है। और जियांग मन में कहता है उसके साथ तो मुझे अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा इससे पहले कि उसे सच का पता चले कि उसे पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। मैं उसे अपने प्यार में पूरी तरीके से गिराना चाहता हूँ ताकि वो मुझे चाहकर भी ना छोड़ पाए। और माँ कहती है मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगवाया है, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसके पीछे वो कई बार विदेश गई। और जो लड़की किसी भी लड़के के पीछे घूमती हो ऐसी बेशरम लड़की तुम्हारे लायक नहीं हो सकती। और माँ की बातें सुनकर जियांग की बात कहता है अगर ऐसा है भी तो मैं उस आदमी को उसके दिल से निकाल फेंकूंगा। और अपने बेटे की बातें सुनकर माँ चढ़े आती हैं और डैड खुश हो जाते हैं। माँ फिर से बहू और बेटे का गुस्सा फादर के ऊपर निकालें, फादर चुपचाप से यहाँ से निकल लेते हैं। और अब जियांग कछुए का सूप मिंग्यू को पीने के लिए देता है और इसे कहता है पूरा खत्म करना। और मिंग्यू कहती है ये बोल बहुत बड़ा है मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी। और जियांग कहता है मैंने कहा ना तुम्हें खत्म करना है मतलब करना है। और मन में कहता है जब तुम मोटी हो जाओगी तो तुम्हारा साथ और भी अच्छा हो जाएगा। तभी मिंग्यू के फोन में किसी का मैसेज आता है और जियांग मैसेज देख लेता है और ये मैसेज मिंग्यू के एक्स बॉयफ्रेंड का है और उसने लिखकर भेजा है मिंग्यू मैंने सुना है तुम आज ही मुझे भूल नहीं पाई हो, चलो आज फिर से दोबारा मिलते हैं। और यही है मिंग्यू का एक्स बॉयफ्रेंड जो चिल्ला चिल्ला कर बैक कर रहा होता है मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। और अब उसकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है और जियांग कहता है तुम्हारा नाम जी वैन है, 28 साल के हो, पहले तुमने एक थेरेपिस्ट की फर्जी डिग्री ली और मासूम लोगों को ठगते रहे और जब पकड़े जाने वाले थे तब विदेश भाग गए और वहां जाकर एक अमीर औरत के संग रहने लगे। और जब उसके पति को तुम्हारे बारे में पता चला तो उससे बचने के लिए तुम वापस से चाइना भाग आए। और जियांग के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर ये आदमी कहता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में तो सब कुछ कैसे पता, तुमने मेरी जांच करवाई, आखिर तुम हो कौन। और जियांग से कहता है तुम बस एक बात समझ लो, अगर तुमने मेन्यू के ऊपर नजर भी डाली तो तुम्हारा यही हाल होगा। और जीवन कहता है आखिर तुम कहाँ के गुंडे बदमाश हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। और जियांग इसमें चाकू घोंप देता है और इसे कहता है मेरा नाम वू जियांग है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। और जीवन कहता है वू जियांग मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया है। बेचारी मेंग्यू को लगता है कि वो तुम्हारी एहसानमंद है लेकिन उसे क्या पता तुम किस तरह से चाले चल के उसे अपने बिस्तर तक लाए हो और उसे अंदर ही अंदर गिल्ट से भर दिया जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी की। हाँ मैंने गलतियां की हैं लेकिन तुम्हारे इतना घिनौना काम मैंने कभी नहीं किया। और क्या लगता है तुम्हें जब उसे सच का पता चलेगा तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी। और यहाँ मेंग्यू सारा सूप खत्म करके डकारे मार रही होती है और तभी इसे इसके फादर का फोन आता है और इसे पूछ रहे होते हैं क्या जीवन तुम्हारे साथ है और ये कहती नहीं और फादर इसे बता देते हैं जीवन वापस आ गया है और मैंने उसे तुम्हारी और जियांग की शादी के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर जीवन अपनी औकात से बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखने के लिए जियांग से $100 मिलियन की डिमांड कर रहा होता है। और इसकी बातें सुनकर जियांग का आदमी इस पर धर देता है लेकिन ये तब भी नहीं मानता और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा, हरगिज नहीं। तुम्हें पता है जब मैं विदेश चला गया तो वो मुझे ढूंढने के लिए विदेश आई और मेरे लिए खाना बनाना सीखा जिसकी वजह से गर्म तेल से उसकी छाती तक जल गई और वो आज ही मुझसे बहुत प्यार करती है। और जब उसे तुम्हारे घिनौनी चाल के बारे में पता चलेगा वो तुम्हें तुरंत छोड़ देगी और जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगी। और यहाँ पर मिंग्यू अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आरती उतारने के लिए अच्छे से तैयारी कर रही होती है और कहती है तुमने मुझे बार बार धोखा दिया और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो इस बार तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी। और अब मिंग्यू होटल आकर बड़ी स्टाइल में दरवाजा खोलती है और जैसे ही जियांग को देखती है इसको गुस्सा आ जाते हैं। और जियांग कहता है तो आखिर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए छुप कर अकेली आ ही गई। और मिंगी उसे समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जीवन कहता है आखिरकार तुम आ ही गई, मैं जानता हूँ तुम आज ही मुझसे बहुत प्यार करती हो और चाहे कितनी ही मुश्किलें आए तुम हमेशा मेरा पीछा ऐसी करती रहोगी। और जीवन की बातें सुनकर जियांग बुरी तरीके से खिंचा जाता है और जीवन में खींच के लाद देता है और फिर जियांग के आदमी इसे यहाँ से ले जाते हैं। और पहली बार जियांग का इतना गुस्से वाला रूप देखकर मिंगी बहुत ही ज्यादा डर जाती है
और जयांग इससे कहता है तो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो। और मिंगी उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन ये मिंगी की बात नहीं सुनता और कह रहा होता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। और फिर मिंगी को बेड के ऊपर पटकते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे करती हो। और मिंगी इससे कहती है जयांग एक बार मेरी बात सुन लो। और ये कहता है एक्स बॉयफ्रेंड के सामने आते ही मुझे हनी कहने की बजाय मुझे मेरे नाम से बुला रही हो। अब अगर तुम उसके पास जाना ही चाहती हो तो ठीक है, देखते हैं अगर तुम बर्दाश्त कर पाती हो और आवाज नहीं निकालती तो मैं तुम्हें उसके पास जाने दूंगा। और मिंगी के साथ इंटीमेट हो जाता है लेकिन इंटीमेट होने के बाद मिंगी बहुत ज्यादा खुश थी और अपने मजे लेने के चक्कर में इसने कोई आवाज नहीं निकाली थी। लेकिन इस चीज से जैंग सड़ हो जाता है और इसकी आंखों में आंसू होते हैं और इसे लग रहा होता है कि मिंगी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती है। और जब मिंगी जैंग उस तरह से रोते हुए देखती है तो समझ जाती है कि ये क्यों रो रहा है और मन में कहने लगती है मैंने अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में इसको हट कर दिया। और फिर इसे समझाने की कोशिश करती है मेरा विश्वास करो मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसका पीछा करते यहाँ पर आई थी। लेकिन जियांग के दिमाग में तो जीवन की बातें घूम रही होती हैं और मिंगी से पूछने लगता है अगर किसी दिन तुम्हें पता चले जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो लेकिन उसी ने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया है तो तुम क्या करोगी। लेकिन जियांग का सवाल सुनकर मिंगी मन में कहती है क्या ऐसे पता चल गया है कि डैड ने इसे ठगने की कोशिश की है। और फिर कहने लगती है मैं ये सोचूंगी कि उसके पास झूठ बोलने का कोई तो कारण होगा, लेकिन अगर ऐसा तुम्हारे संग कोई तुमसे झूठ बोले तो। और ये कहता है किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे झूठ बोले। और इसकी बातें सुनकर मिंगी मन में कहती है तुम जितने ज्यादा हैंडसम हो उतने ज्यादा भोले हो। और फिर जांग से रिक्वेस्ट करने लगती है क्या मैं जीवन से खुद निपट सकती हूँ। और मेरा विश्वास करो मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। और जांग कहता है ठीक है लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी मुझे दिखानी होगी। जांग जो सिर्फ हर समय मिंगी से चिपका रहना चाहता है और इन मैडम को भी कोई एतराज नहीं, हमेशा इनकी बैटरी चार्ज रहती है। और अब मिंगी जीवन के पास आती है और मिंगी को देखकर कहने लगता है मुझे पता था मुझे बचाना तुम जरूर आओगी, तुम आज ही मुझसे बहुत प्यार करती हो। और वो गु जियांग बहुत ही गंदा इंसान है, उसने लगभग मुझे नामर्द बना ही दिया था। और जियांग भी बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा होता है और गु जिन मेंग्यू को यही बता देता है कि जियांग ने उससे शादी करने के लिए क्या किया है और अब वो मुझे ही मारना चाहता है, चलो हम पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन मेंग्यू इसकी बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि इसके दिमाग में केले की बात भरी है कि जियांग को उसके डैड ने ठगने की कोशिश की है। और जीवन कहता है मैं उस गु जियांग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और अब मेंग्यू की सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी और उसके गाल में खिड़की कांटा लगा देती है और उसे कहने लगती है सच तो ये है जो तुम्हें खत्म करना चाहता है मारना चाहता है वो जियांग नहीं मैं हूँ। और अभी तो मुझे तुमसे अपना हिसाब पता बराबर करना है लेकिन तुमने मेरे पति के ऊपर गंदी नजर डालने की हिम्मत की, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम इतने अच्छे और सच्चे इंसान को बदनाम करना चाहते हो, अगर तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो। और मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है और अब जीवन मदद के लिए बचाव बचाव चिल्ला रहा होता है। और जियांग बाहर खड़े होकर अपनी पत्नी की मुंह से अपनी तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और मेंग्यू जीवन को मार मार के से कह रही होती है तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप से जहाँ से आए वहाँ वापस लौट जाओ और अगर फिर से वापस आए और मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश की तो इस धरती से तुम्हारा नाम निशान मिटा दूंगी। और अब जियांग के आदमी को मेंग्यू का बैग मिलता है और अब जियांग बैग को खोल के देखता है और इसे इसके अंदर ये सारा सामान मिलता है और ये सारा सामान देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मेरी बीवी कितनी क्यूट है। और इसकी बातें सुनकर गार्ड कहता है इसमें क्यूट वाली कौन सी बात है, सच में मालिक का टेस्ट बहुत ज्यादा अलग है। और जियांग से कहता है जल्दी से ये सारा सामान यहाँ से हटा दो, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैंने सब कुछ देख लिया है। और अब मेंग्यू भी यहाँ पर आ गई थी और गार्ड के हाथ में बैग देखकर जल्दी से आकर बैग छुड़ा लेती है और जैंग से पूछने लगती है क्या तुमने इसे खोल के देखा। और जैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्या है इसमें। और ये कहती है कुछ नहीं बस लड़कियों का थोड़ा सामान है। और मन में कहती है अच्छा उसने खोल के नहीं देखा, बेचारा डर जाता। और जैंग इससे पूछता है जीवन का क्या हुआ और ये कहती चिंता मत करो मैंने सबको संभाल लिया, आज के बाद वो दोबारा कभी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जीवन के वापस आने की वजह से मिस्टर बिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं कि मेंग्यू यहाँ पर है या फिर नहीं। और मेंग्यू को यहाँ पर नाम पाकर मन में कह रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज भी उससे प्यार करती है और उसके संग चली गई। और जियांग के फादर इनसे बहुत ही इज्जत के साथ बात कर रहे होते हैं और भड़कते हुए माँ कहती हैं आखिर तुम इस इंसान को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, ये वही नीच इंसान है जिसने जाल बिछाकर हमारे बेटे को फंसाकर अपनी बेटी की शादी करा दी। और ऐसे इस बात का एहसास नहीं है कि जो भी इंसान मेरे बेटे को धोखा देने की कोशिश करता है उसके साथ क्या अंजाम होता है। और डिटेल में बता रही होती है कि उसकी बॉडी के संग ये लोग क्या करते हैं। और तुम्हारी बेटी एकदम बेकार है, कुछ नहीं आता उसे, ना तो हम लोगों का ख्याल रखती है ना ही हमारी इज्जत करती है। और माँ की बातें सुनकर डैड घबरा जाते हैं और इन्हें लगता है कि इनको सच का पता चल गया। और अब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं जो कुछ हुआ है वो सब मेरी गलती है, मेरी बेटी का कुछ भी दोष नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। और इससे पहले ये कुछ आगे बोलते मेंग्यू अपने फादर का मुंह बंद करने के लिए इनके मुंह में पोछा मार देती है और फिर इन्हें जल्दी से यहाँ से ले आने की कोशिश करती है। लेकिन माँ इन दोनों को जाने से रोक लेती है और कहने लगती है अभी तुम कुछ कह रहे थे जल्दी बताओ, आखिर तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर किया क्या है। और इससे पहले ये लोग और भी ज्यादा फंसते जियांग यहाँ पर आ गया था और बात को संभालते हुए कहने लगता है डैड सब कुछ ठीक है ना, आखिर आप इतनी दूर क्यों आए हैं। और इसकी टोन सुनकर मेंग्यू के फादर समझ जाते हैं कि सब कुछ ठीक है और इसके परिवार को कुछ भी पता नहीं चला है। और माँ कहती है जल्दी बोलो तुम क्या कह रहे थे।
तुमने थोड़ी देर पहले कहा था सब कुछ मेरी गलती है, मेरी बेटी को दोष मत देना। और अब बात को कवर करने के लिए मेंगू के फादर कहने लगते हैं, मैं ये कह रहा था, मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो आप लोग खुश नहीं रख पाती, तो ये सब मेरी गलती है, इसमें मेरी बच्ची का कोई भी कसूर नहीं है। और इनकी बात को कवर करने के लिए जियांग कहता है, डैड ये जैसी भी मुझे पसंद है, ये कुछ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये मुझसे प्यार करे। माँ छोटी छोटी बातों पर हंगामा मत किया करो। और अम्मा मेंगू के फादर से कहती है, आप इतनी दूर आए, इसीलिए मैं चाहती थी कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं, लेकिन आप बहुत ही बिजी इंसान हैं, तो शायद आप रुक नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपको बाहर तक छुड़वा देती हूँ। लेकिन फादर बेशर्मों की तरह अपनी मुंडी हिलाते हुए कहने लगते हैं, मेरे पास टाइम है। और बेटी अपनी सास से कहने लगती है कि मेरे पापा को क्या क्या पसंद है और वो क्या क्या खाने बनवाए। और जियांग माँ को ही खाना बनाने के लिए बोल देता है और बेबस होकर माँ को सारा खाना बनाना पड़ता है। और डाइनिंग टेबल पर मेंग्यू के फादर किसी भूखे जानवर की तरह टूट पड़ते हैं। और इनका इस तरह का रवैया देखकर माँ कहने लगती है, अगर ये खाना किसी होटल में खाया जाए तो उसकी कीमत लाखों में है, और कुछ गवार लोगों ने तो इस खाने की आज तक वसूल ही नहीं सुई होगी। लेकिन मेंग्यू के फादर के ऊपर कोई असर नहीं होता और अपने खाने के कटोरे को ऊपर तक भर लेते हैं और कहने लगते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और अब सब लोग खाना खा रहे होते हैं और जैसी बेचारी माँ खाना खाने वाली होती है, टेबल घूम जाती है और बार बार कोशिश करने के बाद ही माँ को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए किस्सा कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा गला खराब है। और अब बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी होती है। मेंग्यू और उसके फादर को कोस रही होती है, तभी मेंग्यू उनके पास एक सूप का बाउल लेके आती है और ये कहती है, तुम यहाँ किस लिए आई हो। और मेंग्यू कहती है, आपने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। और इतराते हुए माँ कहती है, क्या फर्क पड़ता है मैं खाना खाऊं या फिर ना खाऊं, क्योंकि गू परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, तुम सबकी लाडली हो। और बहुत ही ज्यादा मासूम बनते हुए मेंग्यू कहती है, नहीं माँ सबकी नहीं, मैं तो अपने पति की लाडली हूँ। और मेंग्यू को इतना मासूम बनता देख माँ मन में कहने लगती है, ये सच में इतनी मासूम है या फिर मासूम बनने का नाटक कर रही है। और मेंग्यू इनसे कहती है, माँ आप चिंता ना करें, मैं और जियांग मिलकर हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। और ये कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ख्याल रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, जब तक तुम ठीक हो इस परिवार के लिए सब कुछ ठीक है। और खाने पीने की बात तो छोड़ो, इस घर की हर एक चीज तुम्हारी है, जिस पर नजर पड़े जो पसंद है उसे ले लो। और मेंग्यू कहती है, माँ सच में, तो फिर मुझे आपका एक कंगन बहुत ज्यादा पसंद है। और माँ कहती है, सच में, लो इसे ले लो, और अगर तुम्हें मेरी जिंदगी पसंद है तो उसे भी एक बार में ले लो। और मेंग्यू सच में कंगन को लेकर पहन लेती है और कहने लगती है, माँ सच में आप बहुत अच्छी हैं। और साथ में ये भी कह देती है, मुझे आपकी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बेकार चीजों से कोई मतलब नहीं है। और माँ ने इसे कह दिया था, तुम्हें घर में जो भी पसंद आए तुम वो ले सकती हो। और ये जल्दी से भाग के माँ के कपड़े में आ जाती है और इनकी सारी ज्वेलरी उठा लेती है और बहुत ज्यादा खुश होकर बार बार माँ को थैंक यू बोल रही होती है। और अब इसकी नजर यहीं पर रखे माँ के बैंगल्स पर चली जाती है और इन्हें भी उठा लेती है। और ये सब देखकर माँ को सदमा लग रहा होता है और ये माँ के पास आकर कहने लगती है, मैं तो बस एक कटोरी सूप लेके आई थी, लेकिन आपने तो मुझे सागर दे दिया। माँ आज मैं घोषणा करती हूँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। और माँ को सदमा देकर इन्हें थैंक यू बोलकर इनकी सारी चीजें लेकर चली जाती है। और अब मेंग्यू के फादर फिर से मेंग्यू से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे होते हैं और जियांग से बात करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन मेंग्यू साफ साफ मना कर देती है और ऐसे कहने लगती है, आपने ना जाने कितनी बार ट्राई किया है और हमेशा गड्ढे में गए हैं। और ये जिद कर रहे होते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं अपने दोस्त के संग मिलकर बिजनेस करूंगा। और मेंग्यू कहती है, आज तक आपने जिसके भी साथ मिलकर बिजनेस किया है उसने मुनाफा कमाया है, लेकिन आपको गड्ढे में छोड़ के चला गया है, इसीलिए आप मुझसे कोई भी उम्मीद ना करें, मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली। लेकिन ये जमीन पर लेटकर बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, वरना ये आखिरी मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। और इन दोनों का तमाशा देखकर जियांग मन में कहता है, मिस्टर मिंग चाहे जैसे भी हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बीवी उनकी जैसी नहीं है। और मेंग्यू के फादर अपनी जिद पर अड़े होते हैं और इनसे परेशान होकर मेंग्यू ने बेहोश कर देती है। और अब जियांग यहाँ बैठकर सोच रहा होता है, आज तक मेंग्यू ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा और अब देखते हैं अपने फादर के लिए वो मुझे किस तरह से खुश करती है। और बैठे बैठे बहुत ही रोमांटिक और सेक्सी माहौल इमेजिन कर रहा होता है कि मेंगी उसे इस तरह से मनाएगी। और माँ करके सीसीटीवी फुटेज देख रही होती हैं और उन्होंने मेंगी और उसके फादर की बातें सुन ली थी और कहने लगती हैं, मैं जानती थी ये दोनों बाप बेटी मिलकर मेरे बेटे को लूटने का प्लान बना रहे हैं, और इस चालाक लड़की ने तो मुझे भी लूट लिया, मुझसे मेरी सारी ज्वेलरी छीन ली। और अब माँ जियांग का ध्यान मेंगी की तरफ से हटाने के लिए प्लान बनाती हैं और इन सबको यहाँ पर बुलाती हैं और मंसूबे बना रही होती हैं, जब इतनी सारी वैरायटी मेरे बेटे के पास होगी तो वो उस मेंगी के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अब ये सब के सब जियांग के पास आ जाते हैं और ऐसे अपनी अदाओं से सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही बेकाबू है। और अब जियांग ऐसे दबोचते हुए कहता है, सच सच बताओ तुम लोग यहाँ किसने भेजा है। और इन सबको ऐसे भगा देता है और ये लोग कह रहे होते हैं, हमें खास तौर पर आपको खुश करने के लिए भेजा गया था। और इन लोगों की बातें सुनकर जियांग को लगता है कि इन सबको मेंग्यू ने भेजा है इसे खुश करने के लिए। और कहने लगता है, मेंग्यू तुमने मेरे पास दूसरी औरतों को भेजा है, सच में तुम्हें मेरी कितनी परवाह, तुम कितनी उदार हो। और अब ये सब के सब जियांग को घर आते हुए नीचे आ रहे होते हैं, तभी मेंग्यू की नजर इन लोगों पर पड़ती है और इनसे कहने लगती है, देवियों और देवा आप लोग यहाँ पर कैसे। और ये लोग इससे कह देते हैं, हमें यहाँ किसी ने ऊपर वाले को खुश करने के लिए बुलाया था। और मेंग्यू कहती है, ऊपर वाला यानी कि जियांग। और ऐसे लगता है कि इन सब लोगों को यहाँ पर इसके फादर ने बुलाया है
उसे परेशान करने के लिए, और अभी इन सबको पैसे देती है और इनसे कहती है, अब तुम सब लोग फिर से ऊपर जाओ और वहां जो दूसरा आदमी मिलेगा तुम लोग उसके संग वही करना जो करने के लिए आए थे। और इन लोगों के आने से जियांग बहुत ज्यादा नाराज हो गया होगा। यही सोचकर दौड़ के जियांग के पास जाती है और जियांग के फादर मजे से म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तभी उनके शोल्डर पर मसाज करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये माँ कर रही है, लेकिन जैसे ही इन लोगों को देखते हैं इनके होश उड़ जाते हैं और इससे पहले फादर कुछ भी समझ पाते ये लोग इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और मेंगू जियांग के पास आती है और इसे देख के जियांग कहने लगता है, माफी मांगने आई हो? और मेंगू कहती है, तुम पहले से ही जानते हो। और मन में कह रही होती है, जियांग कितना सीधा साधा और भोला भाला है और फादर ने इतने सारे लोग उसके पास भेज दिया, बेचारा डर गया होगा। और जियांग मन में कहता है, इसे उन लोगों ने बता दिया होगा कि मैंने उन सबको यहाँ से भगा दिया और मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, इसीलिए मुझे इसका मुआवजा ही मिलना चाहिए। और फिर से रोमांटिक सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इसने ड्रेस ही मंगा ली थी और मेंगू को पहनने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मेंगू झिझक रही थी और ये कहता है, तुम खुद पहनोगी या फिर मैं पहनने में मदद करूँ? और अब मेंगू ड्रेस को पहन के आती है और इसे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने पापा को कड़ी चेतावनी दे दी है, वो आज के बाद ऐसे किसी भी लोगों को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। और जियांग कहता है, तुम्हारे पापा ने? तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है? और अब जियांग इसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और इसके संग रोमांटिक होते हुए कह रहा होता है, जब इतने सारे लोग अचानक से अंदर घुसा है मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इस तरह की चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और मेंगू से माफी मांग रही होती है और अब जियांग अपना फेवरेट काम चालू कर देता है और मेंगू ने फादर की हेल्प करने से मना कर दिया था, इसीलिए फादर बिना सोचे समझे पैसों का जुगाड़ कहीं और से करते हैं और इन लोगों से पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े इस पर साइन कर देते हैं। और यहाँ जियांग के फादर माँ से बचते हुए भाग रहे होते हैं क्योंकि माँ ने मारने के लिए चमचा लेके घूम रही थी और इनसे कह रही होती, बेशरम आदमी, तुझे बुढ़ापे में भी नई लड़कियों का शौक है। और फादर कसम खा के कह रहे होते हैं, मेरा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता। लेकिन माँ इनकी बात नहीं मानती और मेंगू सारा मनोरंजन देखते हुए नाश्ता एंजॉय कर रही थी। और अब जियांग आता है और रात भर मस्ती करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता और अभी भी मेंगू से कल रात की मस्ती के बारे में बात कर रहा होता है और माँ फादर के कान पकड़ के डाइनिंग टेबल पे ले आती हैं और अब पूरी फैमिली हंसी खुशी से नाश्ता कर रही होती है। तभी जियांग की नजर अपने आदमी पर जाती है और जियांग उसे साइड में आने का इशारा कर देता है और अब सेक्रेटरी से बताता है कि आपके ससुर ने कितने घटिया लोगों से पैसे ले लिए हैं और इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को ठगा है और वो इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट सभी से साइन करवाते हैं और आपके ससुर जी ने भी साइन कर दिए हैं। और सेक्रेटरी की बात सुनकर जियांग कहता है, मेंगू अपने बेवकूफ फादर पर तो बिल्कुल भी दी गई है और मैं अपनी सास से कभी भी नहीं मिला हूँ और मेंगू को देखकर मुझे लगता है कि जरूर वो समझदार रही होंगी। और सेक्रेटरी से कहता है, जाओ जाकर उन लोगों को समझा दो ताकि मेरे ससुर के हाथ पर ना टूट जाए और मेरी बीवी नाराज ना हो जाए। और अब मेंगू के फादर हाथ जोड़कर अधरंगे इन लोगों के सामने बैठे होते हैं और ये लोग पैसे वापस मांग रहे होते हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। और ये आदमी कहता है, इसके पास नहीं है, इसका 2 किलो मांस काट लो, फिर हम गर्मा गर्म सूप एंजॉय करेंगे। और इससे पहले मेंगू के फादर की और भी ऐसी तैसी होती, जियांग का आदमी यहाँ पर आ गया था और ये लोग इसे नहीं जानते और इससे कह रहे होते हैं, अगर तुम कर्जा मांगने आए हो तो लाइन में लग जाओ और अगर मरने आए हो तो हम तुम्हें लाइन में आगे आने देंगे। और अब जियांग का सेक्रेटरी इस आदमी में खींच के लाद देता है और इन लोगों को बता देता है कि मुझे गु जियांग ने भेजा है और गु जियांग का नाम सुनकर ये लोग थर-थर कांपने लगते हैं। और मेंगू के फादर कहते हैं, मेरा काम अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम से खराब हो गया, इसका मतलब ये सब कुछ उस बदमाश जियांग ने किया है, पहले धोखे से मेरी बेटी हत्या ली और अब मुझे जान से मारना चाहता है। मुझे जाकर मेंगू को सब कुछ बताना होगा और उसे लेकर ऐसे कहीं दूर जाना होगा, वरना जियांग हम दोनों को जान से मार देगा। और चुपचाप से अपनी पैंट संभालते यहाँ से निकल लेते हैं और ये लोग जियांग के सेक्रेटरी से माफी मांग रहे होते हैं और जियांग का सेक्रेटरी ने वार्न करता है, अगर आज के बाद तुम लोग दोबारा नजर आ गए तो तुम लोग के हाथ पर तोड़ दिए जाएंगे। और मिस्टर मिंग को आवाज देता है और देखता है वो तो पहले ही गायब हो चुके हैं। और यहाँ पर मेंगू इंटरनेट पर तरीके ढूंढ रही होती है कि किस तरह से अपने पति की सेक्स की इच्छा को कम किया जाए, लेकिन तभी जियांग पीछे से आ गया था और अपनी बीवी की करतूत देख ली थी और घबराते हुए मेंगू उससे कहती है, तुम कब आए? और ये कहता है, तभी जब तुम मुझे नावड़ बनाने के तरीके खोज रही थी। और मेंगू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, मैं इसे ठीक करवा लूंगी। और जियांग कहता है, क्या सच में मेरा बार बार करीब आना तुम्हें हर्ट करता है? और मेंगू कहती है, थोड़ा सा। और जियांग कहता है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तुम्हारा रोम रोम मुझे तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। और फिर से इसका मूड बन जाता है, लेकिन तभी इन दोनों के रोमांस के बीच में मेंगू के फादर की आवाज आ जाती है और फादर मेंगू को जियांग की सच्चाई बताने के लिए आए हैं कि जियांग ने मेंगू से शादी करने के लिए किस तरह से इन्हें फंसाया था, लेकिन मेंगू अपने फादर को ही गलत समझती है, इसीलिए इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और जियांग अपने ससुर का इरादा समझ गया है, इसीलिए मेंगू से कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अपने ससुर जी से अकेले में बात करनी है। और मेंगू अपने पति की बात मान के चली जाती है और मेंगू के जाते ही फादर की हालत खराब हो जाती है कि पता नहीं अब जियांग इसके संग क्या करेगा। और जियांग इनसे कहता है, मुझे तो लगता था कि आपको अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, लेकिन नहीं, आप तो मरना चाहते हैं। और फादर कहते हैं, पहले तुमने मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझे 80 मिलियन के कर्जे के नीचे दबा दिया और अब जब मेरा काम अच्छा चलने लगा था तब तुमने फिर से कोई चाल चल के मेरा कारोबार बर्बाद कर दिया और इस सब का तो मुझे कहीं पता चलता भी नहीं, वो तो मैंने तुम्हारे आदमी को वहां पर देख लिया,
इसीलिए मुझे सच का पता चल गया। और इनकी बातें सुनकर जियांग कहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कारोबार मैंने बर्बाद किया है? और मिंग्यू के फादर कहते हैं, और नहीं तो क्या, वरना तुम्हारे आदमी वहाँ पर क्या कर रहे थे? और जियांग कहता है, उन लोग को वहाँ पर मैंने ही भेजा था, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई। मुझे उन्हें वहाँ तब भेजना चाहिए था जब वो लोग आपके हाथ पर तोड़ चुके होते और आपकी जबान काट चुके होते। और मिस्टर मिंग जियांग से बहुत ही डर रहे होते हैं और अपने हाथ में ग्लैम्प उठा लेते हैं और जियांग से कहते हैं, आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? और जियांग कहता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तब आप क्या करेंगे? जाकर अपनी बेटी को सच बता देंगे कि मैं कितना ज्यादा बेकार इंसान हूँ, जो चीज मुझे चाहिए होती है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी हद पार कर सकता हूँ। तभी मिंग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। मूवी पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।